गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्पेशल क्लास है ये, फटाफट जुड़ जाइए जितने जने जुड़ सकते हैं, फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है ना, फूड सिक्योरिटी हमने बहुत अच्छी तरह से समझा। फूड सिक्योरिटी क्या होती है, क्लियर। किसमें? चक्रव्यूह में। अब हम मंथन मंथन करेंगे कि भैया फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाएगा। उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में, क्लियर। फटाफट जुड़ जाइए क्लास में। आप लोगों से मैंने बोला था क्वेश्चन लेके आना है, आप लोग क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन लेके आए फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए हैं। नमस्कार नमस्कार। मीनाक्षी जी, प्लस के प्रीलिम्स की क्लास में क्यों नहीं आते हो रेगुलर? कभी आप एक दिन क्लास में दिखते हो, फिर 3 दिन बाद क्लास में दिखते हो। अगर मैं फूड सिक्योरिटी की बात करूं, फूड सिक्योरिटी, मीनाक्षी जी मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, या इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का क्या कुछ चक्कर है? वैसा कुछ है तो बताइए मेरे को। आप रेगुलर क्लास में रहते नहीं हो, 2-3 दिन बाद आते हो, फिर 2-3 दिन बाद नहीं आते हो, क्या रीजन है इसका? फूड सिक्योरिटी को अगर हम बताएं आपको, तो अगर पिछली क्लास को क्विक रिकैप करें, तो मैंने आपको बताया था एक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्लियर। फिर उसके बाद अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, क्लियर। और एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सी यस और नो। यही सब मैंने बताया था आपको, क्लियर। फिर मैंने बताया था फूड सिक्योरिटी क्या है डब्ल्यूएचओ के अनुसार, कि भैया कोई भी एक इंसान एक तरीके से अपनी हेल्दी और अपनी फिट लाइफ को जीने के लिए उसको जितनी भी कैलोरी चाहिए होती है उतनी कैलोरी उसको मिले, सही है और नो। ये भी मैंने बताया था आपको। फूड सिक्योरिटी को अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से पढ़े, जो बच्चे केवल आज की क्लास ज्वाइन करे हुए उनको मैं पहले बता दूं, ऑलरेडी मैंने फूड सिक्योरिटी पढ़ा रखा है खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी के चक्रव्यूह वाली क्लास में। ये मंथन क्लास है तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, लेकिन आप में से कोई भी क्वेश्चन नहीं लेके आया है कि फूड सिक्योरिटी से कौन कौन से क्वेश्चन है कि नहीं है, क्लियर। अगर फूड सिक्योरिटी को मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से देखूं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से हमें पता चलता है कि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी में सरकार क्या काम कर रही है, बफर स्टॉक बना रही है, सही है और नो। बफर स्टॉक किस किस का बनना है? वीट का बनना है, राइस का बनना है, और कोरस कोरस सीरियल्स का बनना है, जिसको आप मोटे अनाज कहते हो, क्लियर। बफर को कौन मेंटेन कर रहा है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर रहा है, सी एस और नो। और ये किसके थ्रू करता है? गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग के थ्रू करता है, क्लियर।
कुछ प्राइवेट वेयर हाउस है उनको भी क्या दे रखा है, इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। क्लियर। और जो ये एफसीआई से यूज कहाँ कहाँ पे होता है, मिड डे मील में यूज होता है। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ आपको फ्लो डायग्राम में। मिड डे मील में यूज होता है, से यस और नो। यही हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए किसमें, सबला स्कीम में भी राशन का प्रबंध है। यही आपका पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी होता है, से यस और नो। ये सब यही से तो निकलता है ना आज। क्लियर। फिर आगे चल के सरकार ने बफर स्टॉक की बात करी, पल्सेस की भी बात करी थी, से यस और नो। सरकार ने कहा पल्सेस का भी जो करेंगे हम बफर स्टॉक करेंगे, लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किसके खाते में चले गया, ना फेड के खाते में चले गया। ये एफसीआई को रोल नहीं मिला है, किसको मिला है, ना फेड को मिला है। इसमें कौन कौन से पल्सेस है, लगभग सारे हैं, जैसे कि कुछ लिखवा देता हूँ। चिकन पी है, ठीक है, लेंटिल्स है, ब्लैक ग्राम है, क्लियर, तुर है, फिर उसके बाद जो है पिजन पी है, और रेड ग्राम। इतना जो है क्या है आपका बफर स्टॉक किया जाएगा। क्लियर है यहां तक, किसी कोई समस्या। बफर स्टॉक बनता कैसे है, बफर और स्टॉक बनता है फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से। पूरी फूड सिक्योरिटी को मैं एक छोटे से रूप में आपको दिखा रहा हूं कि इतने एस्पेक्ट हमें पढ़ने चाहिए। फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होती है, फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक सेंट्रल लेवल की होती है और एक स्टेट लेवल की होती है, से यस और नो। उसी के अनुसार जो है बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है। क्लियर। और फूड प्रोक्योरमेंट के लिए, फूड प्रोक्योरमेंट से पहले आई हैव टू अर्जेंट ड्यूटी, आई विल सी रिकॉर्डेड वर्जन, ओके, डोंट वरी, देश की सेवा करिए पहले। अब आ जाए कल्चर और फिर स्टेट। और फिर उसके बाद अगर हम देखें कि किसान जो है क्यों मोटिवेट होगा किसी फसल को उगाने के लिए, क्यों वो गेहूं को उगाने के लिए मोटिवेट होगा, क्यों वो पल्सेस को उगाने के लिए मोटिवेट होगा, तो इसके पीछे कौन बैठा है, एमएसपी बैठा है, से यस और नो। क्लियर। और एमएसपी कौन डिसाइड करता है, सीएसीपी डिसाइड करता है कि नहीं करता है, से यस और नो। क्या आप समझ पा रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को। तो सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड भारत सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को समझाइए। अच्छे के हाथ पैर भूल जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है, मतलब वो ये पूछ रहा है आपसे, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रिगार्डिंग टू द फूड सिक्योरिटी। सबको समझ में आया, से यस और नो, किसी को कोई दिक्कत। अब फूड सिक्योरिटी से दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ द एमएसपी और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एमएसपी, हाउ कैन इट इज सपोर्टेड और हाउ कैन इट कुड सपोर्ट द फूड सिक्योरिटी। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये किस हद तक फूड सिक्योरिटी को, खाद्य सुरक्षा को मेंटेन करता है, एनालाइज करिए। कैसे करोगे, यही किया है, अभी ज्यादा लेट नहीं हुए। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भैया एमएसपी के एडवांटेज क्या है। एमएसपी आप सभी को पता है कि कोई भी फसल को उगाने से पहले, उसके सीजन से पहले सरकार जो है एमएसपी क्या कर देती है, निर्धारित कर देती है कि इस बार गेहूं का इतना होगा, इतना राइस का होगा। फिर उसके हिसाब जो है किसान क्या करता है, उगाता है, और उतना एमएसपी पे क्या करते हैं, सरकार खरीदने के लिए तैयार हो जाती है, एमएसपी से नीचे नहीं जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर। सी ए सी पी, सी सी ए पी, ये बताओ मैंने क्या बताया आपको, क्या होना चाहिए, एमएसपी कौन लॉन्च करता है, अरे गवर्नमेंट तो करती है, कौन सी कमीशन करती है, सीसीएपी, ठीक है, सेंट्रल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर प्राइजेस। तो उसको सुधार लो। क्लियर। अब एमएसपी के एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, अब आप खुद सोचो, आप किसानों और सरकार जो है आपको पहले से ही फसल को बोने से पहले निर्धारित कर दे रही है कि इस साल हम इतने पे अनाज खरीदेंगे पर्टिकुलर। तो आपको क्या क्या फायदा होगा, सोचो क्या क्या फायदा हो सकता है, जल्दी बताओ। एमएसपी के फायदे कौन बताएगा, 10 नंबर पर क्वेश्चन आ सकता है सीधे कि एमएसपी के फायदे लिखो। क्या लिखोगे एमएसपी के फायदे, जल्दी बताओ।
इनकरेज फार्मिंग फॉर सम क्रॉप इन शॉर्टेज, फूड प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। मोर एमएसपी विल मोटिवेट फार्मर टू ग्रो। सिंपल सी चीज, सेम चीज आप लिख रहे हो। मेन बात ये क्या है, एमएसपी सबसे पहली बात बेसिक प्राइस की तरह काम करता है, या इसको कोई कोई लोग रेफरेंस प्राइस की नाम भी देते हैं। रेफरेंस प्राइस की तरह काम करता है कि टू सेल मतलब बेचना, देयर प्रोडक्ट और प्रोड्यूस एवर इट। यस और नो। तो किसान को पहले तो आत्म संतुष्टि ये मिलेगी कि अगर इस साल मैंने मोटा माटा मान लेते हैं 100 कुंटल जो है मैंने इस छोटे से खेत से लिया, तो मेरे को इतने प्राइस मिलने वाले हैं। यस और नो। तो एक तो उसको फायदा होगा, क्लियर। दूसरा जो है एमएसपी किसान की जो बेसिक रेमुनरेशन है उसके बारे में बताता है। यस और नो। बताता है नहीं बताता है कि इतनी आमदनी। यस और नो। तीसरी चीज एमएसपी क्या बताता है उसको कि एमएसपी जो है आपका एडवांस में होता है, तो ये क्या कर सकता है, किसान को मोटिवेट करता है। किसके लिए? क्रॉप को ग्रो करने के लिए। मान लो कि अरहर की दाल है और मसूर की दाल है, उस पर काफी अच्छा सरकार एमएसपी दे रही है, तो किसान एक बार सोचेगा कि यार इस बार मसूर की दाल या अरहर की दाल उगाई जाए। लेकिन सरकार का मेन मकसद क्या है कि मसूर की दाल और अरहर की दाल इतनी ज्यादा भारत में उत्पादित हो कि लोगों की जो प्रोटीन डिफिशियंसी है पूरी हो जाए। यस और नो। तो सरकार ने भी अपना मकसद पूरी कर लिया और किसान भी मोटिवेट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो मोटिवेट करते हैं किसान को कि किसके लिए? टू ग्रो दी पर्टिकुलर क्रॉप्स, ठीक है ना, विच कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी इवन दी प्रोटीन इनरिचमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है ना। फूड सिक्योरिटी भी हो गई, प्रोटीन इनरिचमेंट भी हो गया, क्लियर। गारंटीज आल्सो फॉर क्रॉप मोर प्रोडक्शन, बिल्कुल सही। अब एमएसपी से क्या हम कर सकते हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने सोचा होगा एक ड्राई लैंड एरिया होता है, वहां पे कोई भी खेती नहीं करना चाहता, लेकिन किसान को अगर ये बोल दे दे कि भैया आप जो है कोई बात नहीं मोटे अनाज उगाओ और उसको भी हम खरीदने के लिए तैयार हैं, आप ज्वार और बाजरा उगाओ, उनको भी सरकार खरीदने के लिए तैयार है, तो वो ड्राई लैंड एरिया का यूटिलाइजेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? सही या सुन लो। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पे जितनी सुसाइड हो रही है किसान की, ये कम हो जाएंगी। हो जाएंगे नहीं कम हो जाएंगे? आप जैसा भी उगाओ, चाहे मोटा उगाओ चाहे आप बाजरा उगाओ, उगाओ तो सही, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? एमएसपी कैन यूटिलाइज फॉर ड्राई एरिया या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। कौन कौन बच्चा इस बात को समझ पाया नहीं समझ पाया? भैया आपके उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में यही करवाना है हमें, समझ में आया? एक तो किसान उगा नहीं पाता है, और जो किसान उगा रहा है उसका आप एमएसपी दे नहीं रहे हो। आप किसका एमएसपी दे रहे हो? गेहूं चावल, गेहूं चावल। अरे वो सूखे में गेहूं चावल कहां से उग जाएगा? वहां तो भैया ज्वार बाजरा रागी उगेगा, आप उसका एमएसपी दो, किसान वो उगाने के लिए तैयार है। क्या मेरी बात समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। तो इतना हो गया हमारा एमएसपी के एडवांटेज, क्लियर। अब एमएसपी के एडवांटेज के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? तो मैंने आपको एक इसकी आउटलाइन बताई थी कि कब टारगेट पीडीएस आया था, कब अंत्योदय आया था, कब पीटीसीयूएल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या आया था, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, सभी पता है ना आपको, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, क्लियर है। अब उसके बाद पीडीएस की अगर हम बात करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसमें समस्या क्या है? पहले हम इसकी समस्या की बात कर लें कि क्या है, कॉमन प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देख लेंगे, और उसके बाद क्या होगा, पूरा फूड सिक्योरिटी खत्म। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना होगा जो आप नहीं कर पाओ। कोई सा भी मेंस ले लो,
चाहे यूपीएससी का मेंस ले लो, चाहे कोई भी स्टेट का मेंस ले लो, क्वेश्चन मेरे सामने प्रकट करो, आप चुटकियों में उड़ा दोगे। आज हमने देखा पॉवर्टी वाले में, और ऐसे इसमें देखते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट मेरी क्लास से मत छोड़ा करो। मेरी क्लास को आपने सीरियस तरीके से भी कर लिया ना, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम, कि हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है। समझदार को समझाने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूं। से यस और नो? अब देखो पीडीएफ में क्या क्या कमी होती है, सारे पॉइंट आपको याद है, केवल मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो अपने अपने राशन की दुकान पे पहुंच जाओ और वहां पे जितनी कमियां दिखती हैं आप उनको गिना दो, वो पीडीएस की क्या कमजोरी है। जैसे कि टाइप स्टार्ट करो, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जल्दी बताओ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 1940 में आया था, आपको पता है ना पीडीएस सिस्टम, आजादी से पहले का है ये। जल्दी बताओ क्या क्या कमी लगती है आपको। स्ट्रक्चरल इशू लगता है, करप्शन लगता है 2, मिडिल मैन बहुत ज्यादा है 3, और बताओ विल पावर सरकार की कम है, होर्डिंग, इरेगुलेटरी। 6 पॉइंट बता दिया आपने। अब देखो आप ही पॉइंट बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूं। बस मैं इनको क्या करूंगा, थोड़ा टेक्निकल जो है लैंग्वेज दे दूंगा। क्वालिटी, पॉलिटिशियन हो गया, और बताओ अलग सा कोई पॉइंट जनरेट करो। पॉलिटिशियन हो गया भैया, पॉलिटिशियन कितनी बार लिखोगे, कोई अच्छा सा अलग सा पॉइंट जनरेट करिए। बायसनेस टू, शाबाश। मिसमैनेजमेंट, फिर वही चीजें आई, लैक ऑफ अप्रोच, सेम चीज आ रही है, चलो रहने दो। यानी कि आप 6 पॉइंट तो कम से कम लिख सकते हो। अब इन पॉइंटों को और ज्यादा मजेदार करते हैं, जिससे आपके मेंस में नंबर अच्छे आए। क्या बच्चों, मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, आप बताना ये पॉइंट है कि नहीं है, कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है इनके पास जो है आपकी एक प्रॉपर लिस्ट है ही नहीं, कि हमारे प्रदेश में कितने लोगों का राशन कार्ड होना चाहिए, या कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोग अंत्योदय में हैं, कि जाके उनको पीडीएस दे के आए। और वो तो छोड़ो, जो अमीर लोग हैं वो पहले राशन कार्ड में भरती हैं, है कि नहीं है। और एक एक आदमी जिसका आज तक राशन कार्ड नहीं बना है, उसी के नाम का राशन कार्ड से कोई दूसरा ऑलरेडी क्या ले रहा है, अनाज ले रहा है, और जिसके नाम पे बना है उसे खबर ही नहीं है। तो इनको बोलते हैं फर्जी। फर्जी को एक टर्म बोलते हैं बोगस। तो भैया हमारे प्रदेश सरकारें जो है, पहली बार उनके पास कोई प्रॉपर लिस्ट नहीं है, दे आर नॉट मेंटेनिंग ए प्रॉपर लिस्ट, और दे आर सफरिंग फ्रॉम द गोस्ट बेनिफिशरी या बोगस बेनिफिशरी। पहली बात समझ में आई। और जब बोगस लोग हैं तो हाई लीकेज अपना भी होगा, हाई करप्शन अपना भी होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब ये मत बोलना सर आधार कार्ड तो इसलिए आ गया कि आधार कार्ड क्या करे, इसकी कमी को दूर करे। तो मैं भी बिल्कुल कह रहा हूं आधार कार्ड इसकी कमी को दूर करता है, लेकिन आधार कार्ड से लिंक करने के बाद भी 100% दूरी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जो बोगस है उसके पास भी 2-2 3-3 आधार कार्ड है। आप देखो दिल्ली में पकड़े जाते हैं, एक एक के 3-3 आधार कार्ड है, क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो? 3 बार वो राशन लेके जाएगा, फिर क्या करोगे? कोविड के टाइम पर पड़ोस में कुछ बच्चे भीख मांग रहे थे, मैंने दिया पैसा और बोला राशन मिल रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, दे सेड नहीं मिल रहा है। सर यहाँ एक लोगों के डॉक्यूमेंट से 25 को नौकरी मिल जाती है, राशन कार्ड बहुत छोटी बात है। सही बात है। कुछ एक ऐसी खबर चल रही है ना, कोई जो है 25, ये उत्तर प्रदेश में घूम रही है सर खबर, एक टीचर है, उसने जो है 25 जगह से सैलरी ले ली, 25 जगह से सैलरी ले ली। हाँ सुना है, मैंने भी सुना है इसको। एक नाम से 25 लोग हैं, 1 करोड़ से भी ऊपर, करोड़ में है सैलरी, बहुत बढ़िया। चलो भैया, तो पहला पॉइंट हमारा हुआ, सब बच्चे लिख लेना इसको, स्टेट्स आर नॉट मेंटेनिंग, एकदम नेचुरल लैंग्वेज में आंसर लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है ना, जिससे आपका कोई भी कुछ बिगाड़ ना सके पेपर में, सीधे रैंक मारोगे। लेकिन शर्त ये है क्लास को
ईमानदारी से कर लो, ये नहीं कि आज आए फिर कल नहीं आए फिर परसों नहीं आए, तो उससे आप मेरा बेनिफिट नहीं ले पाते हो, ठीक है ना। और फिर बेकार में बदनाम करोगे कि हम तो भैया उनकी क्लास में पढ़ते थे, उनकी क्लास में कुछ नहीं आया। तो ऐसे बच्चों को मैं पहले ही बोल देता हूँ कि प्लीज अगर आप रेगुलर नहीं हो तो मेरी क्लास को मत देखो। समझ में आया? कम ही बच्चे आए, मेरे को बच्चे बढ़ाने का शौक नहीं है, मेरे को शौक है उन बच्चों की रैंक लगवाने का। मैं कम ही बच्चों की रैंक लगा दूंगा, मैं उसमें खुश हो जाऊंगा। और जो भीड़ आ रही है, एक दिन क्लास में आए 3 दिन का पता नहीं, फिर एक दिन आए फिर 2 दिन का पता नहीं, तो भैया मेरी क्लास में आओ ही मत। समझ में आएगा? रिकॉर्डेड वर्जन देख लो, मुझे पता ही ना चले, क्योंकि मैं आऊंगा तो मैं टोकूंगा, ठीक है ना। State are not maintaining the proper list of the beneficiary which resulted। सर ये मैराथन वाला मेंस का बैच 2019 का नहीं मिलता ढूंढने पर? हाँ ये बिल्कुल नहीं मिलता, स्पेशल क्लास बहुत मुश्किल से मिलती है। स्पेशल क्लास जो है लिंक ढूंढने से नहीं मिल रही थी, तो इसकी हमें थोड़ा कंप्लेन करनी पड़ेगी कि भैया हमारी स्पेशल क्लास की लिंक ढूंढने से क्यों नहीं मिल रही है, क्या चक्कर है। टेस्ट में है लेकिन अलग भी तो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए भैया, स्पेशल क्लास है तो अलग से भी तो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, अलग से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। शुरू की 2 स्पेशल थी, वो सबके लिए अलाउ थी, जैसे ये जो है उसी का पार्ट है, 2 बजे वाली की बात नहीं कर रहा। स्टेट आर नॉट मेंटेनिंग द प्रॉपर लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी विच रिजल्टेड इनटू गोस्ट बेनिफिशियरी। क्लियर? और आप सभी लोगों का टेस्ट है, जितने ही बच्चे नए पुराने जो भी आ रहे हो, सब बच्चे कल का टेस्ट दे सकते हैं, भले ही आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ना भी लिया हो। कल मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, 9:30 से लेके 11:30 तक सुबह जो है आपका टेस्ट है। 150 क्वेश्चन होंगे, क्लियर? पूरा यूपीएससी के उत्तर प्रदेश पीसीएस के पैटर्न पे होगा। भले ही आप प्लस के सब्सक्रिप्शन वाले हो या ना हो, टेस्ट जरूर देना। टेस्ट कैसे मिलेगा पहले बता दे रहा हूं, अनअकैडमी का आप ऐप खोलोगे, एक बार मैं आपके 2 मिनट लूंगा, जिससे कि मैं चाहता हूं बाहर का बच्चा भी टेस्ट दे। ये जैसे कि आपने अनअकैडमी का ऐप खोला, क्लियर? मैं दिखा देता हूं कैसे करना है आपका। ये आप अनअकैडमी का ऐप जो है ऐसे खोलते हो सब, चाहे आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी लो तब भी देख लो। फिर उसके बाद इसे स्क्रॉल अप करना, ऐसे स्क्रॉल अप करते रहोगे, ये एजुकेटर का सेक्शन आया, फिर और स्क्रॉल अप करते रहो, टेस्ट सीरीज का एक सेक्शन आएगा, वहां पे जाके रुकना है। अभी रिसेंटली कोर्स आ रहा है, पॉपुलर कोर्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज आ गया। टेस्ट सीरीज का से यस और नो, टेस्ट सीरीज को सी ऑल कर देना। जैसी टेस्ट सीरीज को सी ऑल करोगे तो ऐसे करके पूरी टेस्ट वाली खुल जाएगी। अब इसमें विजय वाली सीरीज पे जाना है। किस पे जाना है? विजय वाली पे। तो विजय वाला सबसे ऊपर लिखा हुआ है और कल की तारीख लिखी हुई है, टेस्ट नंबर 4 21 तारीख, कल 21 तारीख है। इस विजय वाली को क्लिक कर देना। जैसी विजय वाली को क्लिक करोगे तो ऐसे स्क्रॉल अप करना, टेस्ट नंबर 4 पे लाइव लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें क्लिक कर देना, आप टेस्ट दे दोगे। सब दे दोगे बच्चे? ऐसा मत बोलना कि सर हमें टेस्ट मिला ही नहीं। भले ही मैं कह रहा हूं आपको अनअकैडमी ज्वाइन किए 2 दिन हो तो भी टेस्ट दो, भले ही आपने अनअकैडमी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, केवल आप स्पेशल क्लास में आते हो, तब भी टेस्ट दो। एक बार अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है अपने आप को जज करने का, दे तो सही। समझ में आ गया? तो प्लीज सारे बच्चे दें। क्लियर? भले ही आप मेरे को फॉलो करते हो या ना करते हो, उस चीज में कोई मतलब नहीं रखा है, आप लोग टेस्ट दो, ठीक है ना। और टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। क्लियर है? तो ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी जो मैंने आपको बोल दी है। जितने भी समझदार बच्चे होंगे टेस्ट देंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेटर। आप किसी को भी फॉलो करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम सब अन अकेडमी की पूरी एक टीम है, हमको कोई ऐतराज नहीं है, चाहे आप मेरे को फॉलो करो चाहे किसी को फॉलो करो, ठीक है। ऐतराज हमें इस चीज से है कि आप टेस्ट देने क्यों नहीं आते, ठीक है ना। तो टेस्ट देने जरूर आओ। कल योगा डे भी है, योगा की भी यही टाइमिंग डिसाइड हुआ है। योगा डे है, योगा की भी टाइमिंग यही डिसाइड हुई है। योगा बाद में देख लेना, टेस्ट पहले देख लो, ठीक है। दूसरा क्या है, क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो गेहूं मिल रहा है, क्या उस गेहूं की क्वालिटी बढ़िया है?
क्या जो दालें मिल रही है उस दाल की क्वालिटी बढ़िया है? क्या जो चावल मिल रहा है वो मोटा चावल है कि जो आप खाना पसंद करते हो वो है? तो सबसे बड़ी बात दूसरी जो है, पुअर क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन। देखो आप सब जो लिख रहे थे वो सुपरफिशियल लिख रहे थे, लेकिन अब जो आप आंसर लिखोगे आप सुपरफिशियल आंसर नहीं होगा, पुअर क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। समझ में आ गया? क्लियर? तीसरा, ये क्वालिटी पुअर तो है ही, कभी कभी सड़ा हुआ अनाज भी आपने देखा होगा, टीवी में आता है, न्यूज में, अखबार में, ये पुअर क्वालिटी इतनी थी कि रस्टेड, जिसमें फंगस लगी हुई है, ऐसा गेहूं चावल बांटा गया और लोगों की क्या हो गई, फूड पॉइजनिंग से तबीयत खराब हो गई। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो आप गोदाम में स्टोरेज कर रहे हो एफसीआई के, वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। समझ में आया? इवन एफसीआई के गोदाम ऑलरेडी फुल है, आप 3 सेट में रखते हो, जो बारिश में अनाज भीग जाता है और बारिश में अनाज भीगने के बाद उसमें फंगस लग जाते हैं। समझ में आया? क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत? इसको सेल कर देते हैं, लेके खाते नहीं है, कोई बात नहीं, वो तो अलग हेडेक है। चौथी चीज, हमारा जो है फूड सिक्योरिटी के नाम पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस पर क्या दिया जा रहा है, केवल कार्बोहाइड्रेट बांटा जा रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट बिल्कुल नहीं बांटा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा मोर एम्फेसिस, ये क्यों दिया जा रहा है, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, ऑन कार्बोहाइड्रेट। ऐसे आंसर लिखोगे तो क्यों रैंक नहीं लगेगी यार? ठीक है? डेट लेड टू हिडन हंगर। समझ में आया? हिडन हंगर मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। क्लियर? पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है, हमने पीडीएस 1940 से फॉलो करते रहे हैं, आज उसमें हमने आधार को भी लिंक करा दिया है और रेस्पेक्टिव स्टेट को इस स्कीम को मॉडिफाई करने के राइट दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ ने काफी अच्छा मॉडिफाइड किया, छत्तीसगढ़ का मॉडल हर कोई जानता है कि बहुत फेमस है। सही है और नो? तो लेकिन ये तो बताओ कि क्या एक ही स्कीम सब प्रदेशों पे लगाई जा सकती है कि सभी को बाध्य करो कि आप गेहूं चावल गेहूं चावल गेहूं चावल बांटो? नहीं ना। क्लियर? तो यानी कि वन सू फिट फॉर ऑल अप्रोच जो आप लेके चल रहे हो, इसको क्या करना पड़ेगा, आप छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? तो वन सू फिट फॉर ऑल, इसका मतलब समझते हो? क्या सभी को एक ही साइज का जूता आता है? अगर मैं आपको सबको यहां से गिफ्ट भेजूं आपको 8 नंबर का शूज, तो क्या सभी उसको पहन पाएंगे? किसी का 6 नंबर का भी होगा, किसी का 7 नंबर का भी होगा, किसी का 9 का भी होगा, 8 वाले खुश हो जाएंगे। और एग्जैक्टली यही हो रहा है, बिना स्टेट की लोकल ज्योग्राफी की समझे, बिना लोगों की डिमांड समझे आप इनको बांट रहे हो। इवन ट्राइबल को भी गेहूं चावल लपेट दे रहे हो, जो ट्राइब्स जो है कुछ और खाना चाह रहे हैं। से यस और नो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वन सू फिट फॉर ऑल अप्रोच जो है, ये क्या है, बहुत ही विनाशकारी अप्रोच है। क्लियर? क्लियर? इससे क्या कर रहे हो आप, इग्नोर कर रहे हो ट्राइबल की डिमांड को, और फिर बोलते हो ट्राइबल का इंक्लूजन क्यों नहीं हो रहा, कि ट्राइबल हम पे हमला क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, आपको उनको बेसिक नीड नहीं समझ पा रहे? जब कोई ट्राइब गेहूं नहीं खाना चाहती तो आप जबरदस्ती वहां पे गेहूं बंटवा रहे हो। सही है और नो? जब उनका टेस्ट अलग है तो उनको अलग चीज बंटवाओ ना। छठा पॉइंट क्या हो सकता है, पुअर ट्रांसपेरेंसी। यहां पे आप सबने लिखा था ये पॉइंट को, अकाउंटेबिलिटी किसी के नहीं है। क्लियर? और दुनिया भर के ऑफिसर यहाँ पे आ जाते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर से लेके सभी तक, और सबके सब क्या है, एक से बढ़कर एक है। कोई इस पे ध्यान नहीं देता कि हम किस तरीके से अकाउंटेबल बने, सब एक दूसरे को पहना देते हैं टोपी। समझ में आया? क्लियर? अब वो बेचारी लड़की जो है चावल की लाइन में लगी लगी, उसकी डेथ हो गई, सबने एक दूसरे को टोपी पहनाई। किसी ने बोला इसका आधार कार्ड लिंक हो चुका था, आधार कार्ड लिंक होने के बाद वहां गए, बोले कि भैया मेरे पास लिंक नहीं है। उसने बोला मुझे 3 महीने का सरकार ने टाइम दिया था, सरकार की गलती है। सब एक दूसरे को टोपी पहना रहे, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं किसी की। समझ में आ गया? तो यहां तक ये जो है पॉइंट जो है आपको अपने आंसर में लिखने पड़ेंगे, तब जाके कुछ क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। समझ में आया? अब भैया पीडीएस की कमजोरी है, तो अब पीडीएफ में सुधार कर लो।
तो अगला वो पूछेंगे आपसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार, इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। क्लियर? तो सुधार कैसे किया जा सकता है, तो हम इसमें 4-5 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1 समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ कि अगर कोई राशन की गाड़ी आपके गांव में आ रही है, आपके मोहल्ले में आ रही है, तो आपको पता भी तो रहना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं चलता। पहले तो पड़ोसी इतने अच्छे हुआ करते थे, हमें याद है जब हम छोटे थे, तो आपको भी याद होगा, तो दूर से लोग अपने आप घर में आ जाते थे कि आज राशन बंटने वाला है या राशन बंट रहा है, चले जाओ 2 बजे खत्म हो जाएगा। आज आपको इंसान पता है कैसा हो गया है? आज इंसान इंसान की मदद नहीं करना चाह रहा है। अगर उसे पता चल गया नहीं यार राशन बट रहा है, वो अपना थैला लेके राशन ले आएगा, दूसरे को बताएगा नहीं। क्लियर? तो एक जमाना वो भी होता था हमारे बचपन का कि पूरी कॉलोनी में हल्ला मच जाता था कि आज राशन है, राशन है। तो हम सब राशन का थैला लेके पहुंच जाते थे, साइकिल से पहुंच जाते थे, नहीं पहुंच जाते थे? सही है सर नो? लेकिन आज दुनिया बदल रही है, तो क्या ऐसा ना किया जाए कि जो राशन लेके गाड़ी आ रही है उसमें क्या कर दिया जाए, जीपीएस लगा दिया जाए और उसकी ट्रैकिंग की जाए कि कहीं वो राशन की गाड़ी उस गांव में जा भी रही है या गांव के पहले से ही बाईपास होके किसी अमीर आदमी के गोदाम में चले जा रही है। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्या होता है, कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहे हो? बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? आपके उत्तर प्रदेश में ही होता है, बोरी की बोरी सीधे एमएलए एमपी के घर में चले जाती है, आपको पता ही नहीं होता है। समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट हमारा बनता है पीडीएस को सुधारना है, तो जीपीएस एडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्हीकल में लगाओ। समझ में आया? जिससे क्या किया जा सके, ट्रैक की जा सके इट्स रियल पोजीशन। समझ में आया? सब जने अपने अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर देंगे, उस ऐप में पता चल जाएगा कि भैया लाल लाइट जल जाएगी, ग्रीन लाइट जल जाएगी कि भैया वो आपके गांव में आने वाली है, आपको समझ में आ जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया? क्लियर? सबके पास मोबाइल मैसेज आ जाएगा कि भैया ये गाड़ी जो है आपके शहर में 2:15 पे पहुंच गई है, फटाफट आप राशन ले लो। क्लियर? भैया प्राइवेट लोग तो करते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हो तो एग्रीकल्चर की जितनी भी कंपनी है, बड़ी बड़ी, मॉन्सेंटो, बायर, नागार्जुना, जितने भी इनके सेल्स पर्सन है, सबको उन्होंने बोलेरो दे रखी है। बोलेरो के अंदर क्या कर रखा है, जीपीएस एडेड सिस्टम कर रखा है कि भैया इनके सेल्समैन किसानों के पास जाते भी नहीं जाते कि कहीं फर्जी सेल्स रिपोर्ट तो नहीं भर देते। समझ में आया? खर्चा कुछ भी नहीं है, लेकिन भारत सरकार जो है अभी तक कर नहीं रही है। दूसरा पॉइंट समझाते हैं बच्चों। अगर मान लो कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, आप जीपीएस नहीं लगाना चाहते तो हम उन्हें दूसरा सजेशन दे सकते हैं कि आप पहचानोगे कैसे कि वो गाड़ी है, वो राशन लेके आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी गाड़ी आए उसका एक पर्टिकुलर कलर कर दो, जैसे कि आपका येलो कलर फॉर पीडीएस व्हीकल, जिससे कि जब भी ये पीली रंग की गाड़ी आए, जो छोटा छोटा बच्चा भी क्या बोल दे कि भैया राशन की गाड़ी आ रही है। समझ में आया? आपने किसी को ही बोल दिया कि भैया वो पीले रंग की जब भी गाड़ी आए तो गांव में बता देना, तो गांव का हर आदमी जानता है कि पीली वाली गाड़ी आ गई है, तो मतलब क्या, राशन आ गया है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर? नहीं तो कोई भी ट्रक आ रहा है, कोई भी ट्रॉली आ रही है, आपको क्या पता किसका अनाज है किसका नहीं, कहाँ जा रहा है। लेकिन पीली वाली गाड़ी आ गई तो मेरे को राशन की दुकान पे ही जाएगी, पीली वाली किसी घर में नहीं घुसेगी। क्या मेरी बात समझ में आया? ये सब रिकमेंडेशन दे रखी है, उन्हीं रिकमेंडेशन को हम अपनी रिकमेंडेशन बना रहे हैं। समझ में आया? तीसरा, अब जो आपका राशन कार्ड का जो जिसके पास ठेका होता है, जिसको आप लाला जी बोलते हो, लाला जी का क्या करते हैं, लाला जी क्या करते हैं, इनकी कमीशन होती है। कमीशन समझते हो ना, कि जितने लोगों को उन्होंने अनाज बांटा पर बोरी इनकी कमीशन होती है। क्लियर? अब इनकी कमीशन होती है बहुत कम, इसी कारण क्या करते हैं ये, घूसखोरी करते हैं, अनाज को अपने पास रख लेते हैं, दुकानों में बेच देते हैं। तो अगर हम इनकी कमीशन बढ़ाएं तो हो सकता है काफी हद तक हम इस चोर बाजारी को कम कर सके। समझ में आया? तो तीसरा हमारा होगा इंक्रीजिंग कमीशन ऑफ ऑल फेयर एंड, क्या बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप, ठीक है, या फेयर एंड रीजनेबल प्राइस शॉप, या आप बोलो राशन शॉप। समझ में आया? डीलर। से यस और नो? क्लियर है? भैया ये एमपी एमएलए के लिए भी होता है कि एमपी एमएलए करप्शन ना करें, मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट लोकल एरिया फंड से पैसे ना चुराएं तो उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई। तो तनख्वाह बढ़ाना भी क्या है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि ठीक ठाक हमें पैसे मिल रहे हैं तो अब मैं चोरी क्यों करूं। क्या ये बात से सब सहमत हो? से यस और नो? वीडियो पॉज हो गया है क्या? चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? चौथा पॉइंट हो सकता है हमारा कि आप जो गुड्स दे रहे हो उनकी रेंज बढ़ाओ, गेहूं चावल से ऊपर पहुंचो। तो चौथा ऑप्शन हो सकता है हमारा, इंक्रीज द रेंज ऑफ गुड्स। गुड्स की रेंज बढ़ाओ, जैसे कि मान लेते हैं आप वहां पे वेजिटेबल भी तो दे सकते हो, आप फ्रूट्स भी तो दे सकते हो, क्लियर। आप अदर इसेंशियल जो है फूड आइटम दे सकते हो। आप हिडन हंगर को दूर करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर सकते हो। समझ में आया? जैसे कि ये सारी चीजें किसमें प्रोवाइड की गई थी? छत्तीसगढ़ मॉडल में। तो ब्रैकेट में लिख लो छत्तीसगढ़ मॉडल। छत्तीसगढ़ मॉडल अपने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट के लिए क्या है? फेमस है। क्लियर? अभी चना दिया गया, बहुत अच्छी बात है। अगला पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है? बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आओ। हालांकि बायोमेट्रिक सिस्टम के क्या है, नुकसान भी है लेकिन फायदे ज्यादा हैं। तो बायोमेट्रिक सिस्टम को क्या करना चाहिए, हमें अडॉप्ट करना चाहिए। इससे हम घोस्ट बेनिफिशियरी को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। कभी ये मत बोलना कि एलिमिनेट कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस और वी कैन चेक द घोस्ट बेनिफिशियरी। समझ में आया यहां तक? क्लियर? छठा चीज क्या कर सकते हैं? सर्वे भी किया जा सकता है अर्बन और रूरल एरिया में। बहुत सही बात है। सर्वे भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक सेकंड देना मेरे को, ठीक है? एक सेकंड दो, बेंगलोर से कुछ मैसेज है। पांचवा पॉइंट, किया जाने लगा है बहुत, उनकी मशीन चलती है कभी नहीं। सर पुलिस को रख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्यों ह्यूमन रिसोर्स खराब कर रहे हो? पुलिस को क्या, पुलिस क्या लाइन लगवाएगी, डंडा मारेगी, उससे ज्यादा क्या करेगी ये बताओ? समझ में आया? तो जो है आपको वहां पे समझ के करना है। पुलिस को रखेंगे तो दुनिया को पता है, वो पता है इंडिया की पुलिस कैसी है, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास ही है। तो भैया हम जरूरी नहीं कि वहां पे हम पुलिस को बताएं। क्लियर? चलो भैया, छठा पॉइंट क्या बोल रहा था? अभी किसी ने लिखा, अभी फूड कूपन। बहुत बढ़िया चंद्र प्रकाश। देखो अब क्या है, अब मैं कह रहा हूं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए जाए फूड कूपन्स का। फूड कूपन क्या होते हैं भैया? फूड कूपन का मतलब है कि आप अनाज मत बांटो। जैसे कि हमारे जो है अरुण भाई हैं, जैसे कि हमारे सर्वेश भाई हैं,
और जैसे कि हमारे कौन है, यादव जी हैं, ठीक है। अब अरुण भाई जो कहते हैं कि भैया मुझे तो चावल चाहिए, इनकी पसंद है। सर्वेश भाई की गेहूं पसंद है। यादव भाई की कोई पसंद नहीं है। यादव भाई कह रहे हैं कि भैया ना मुझे गेहूं चाहिए, ना मुझे चावल चाहिए, मुझे दाल चाहिए। समझ में आया। और एक और आ जाते हैं किसको लेके, सीपीएम को। सीपीएम कह रहा है ना मुझे दाल चाहिए, मुझे दूध और अंडा चाहिए। क्या चाहिए, दूध और अंडा। तो अब क्या होगा देखो, अगर यहाँ पे राशन का सिस्टम होता तो हो सकता गेहूं चावल दाल मिल जाती, तो सीपीएम नाराज हो जाता। क्लियर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फूड कूपन। फूड कूपन का मतलब एक तरीके से कार्ड, और उसमें लिखा होगा कि ये 200 रुपए इसकी वैल्यू है। आप इस कार्ड को लेके किसी भी सुपरमार्केट चेन में चले जाओगे, मॉल में, और वहां से 200 रुपए का अनाज लेके इसको भुनवा सकते हो। समझ में आया। अब 200 रुपए का जरूरी नहीं अनाज लो, आपका मनदे है, आप अंडे की कैरेट खरीद लो। सीपीएम आओगा तो 200 रुपए में क्या करेगा, पूरी एक अंडे की कैरेट खरीद लेगा 30 दिन की, और रोज एक एक अंडा खाया करेगा। अगर यादव जी होंगे तो 200 रुपए की दाल खरीद लेंगे, सर्वेश भाई हमारे गेहूं खरीद लेंगे, अरुण जी चावल खरीद लेंगे। अर्थात अब इसको बड़े रूप में देखो, अर्थात क्या है कि आई कैन बाई अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। नो वन कैन फोर्स मी डेट आई शुड ईट राइस और wheat or whatever is my demand and whatever is my need, I should go for that। समझ में आ गया। अब इस फूड कूपन से क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, चावल दे दिए, गेहूं दे दिए, दाल दे दीजिए। यादव जी, सर्वेश भाई और अरुण जी क्या है, बहुत स्मार्ट है, इन्होंने इसको बेच दी किसी लाला को। बेचते हैं बहुत सारे लोग। मैंने आपको एक एग्जाम्पल ही बताया था, मेरे साथ बहुत खास आदमी वही ऐसा बेच रहा है। और सबसे बड़ी बात, करोड़पति है बंदा, उसका पता नहीं, करोड़पति होने के बाद भी क्या है, राशन की दुकान पे लगता है, बाकायदा गेहूं, बाकायदा दाल लेके आता है, और उसी दिन क्या कर देता है, सामने वाले लाला को दे आता है। समझ में आया। और उससे उसे ज्यादा रुपए नहीं मिलते, उससे इतने रुपए मिलते हैं कि उसका रात का क्या हो जाता है, एक बोतल का जुगाड़ हो जाता है। ऐसा करता है भाई, इतना पैसावान होने के बाद भी। क्लियर। तो लोग करते हैं बिल्कुल। लेकिन आप इस कूपन क्या करोगे, समझ में आया। तो इससे क्या होगा, आपको मन की चॉइस भी मिलेगी और ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। और ये कूपन जैसी क्रेडिट होगा, भारत सरकार को मैसेज आ जाएगा कि भैया क्या कहते हैं, सीपीएम ने क्या करा है, अपना कूपन स्वैप मार दिया है और उसके पैसे डिडक्ट हो चुके हैं, और अब उसके लिए अगला कूपन अगले महीने के लिए जनरेट किया जाए। क्या ये मेरी बात समझ में आई। क्लियर। क्लियर। तो भैया इसको एक्सपेरिमेंट वे में करना जरूर पड़ेगा। मैं बिल्कुल कहता हूं कि इसका भी नुकसान हो सकता है, इसका भी नुकसान हो सकता है, लेकिन जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक हवाई फायर करने से क्या फायदा। तो पहले इंप्लीमेंट कर लो, अगर नुकसान होगा तो उसको रेगुलेट करेंगे। समझ में आया। क्लियर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी कुछ करेंगे ही नहीं, हमें करना चाहिए। और डेवलपिंग कंट्री में इस चीज को एक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। मेंस की क्लास में मैंने बताया था, कौन बच्चा वो लिखेगा, अगर वो सिंड्रोम का नाम किसी बच्चे ने लिख दिया, मैं खुद उसके लिए ताली बजाऊंगा। जल्दी बताओ। मैं कहता हूँ ना, एक एक क्लास, एक एक वर्ड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको डेवलपिंग कंट्री का एक सिंड्रोम बताया है कि वो एक ऐसा सिंड्रोम होता है कि डेवलपिंग कंट्री कुछ नया करने से डरती हैं। वो सिंड्रोम का नाम पता है किसी को? कंप्लीट हेल्पलाइन नंबर भी जनरेट किया जा सकता है अगेंस्ट इरेगुलरिटी ऑफ राशन डीलर। बिल्कुल सही बात है। मैं अभी पूछ रहा हूं किसी को सिंड्रोम का नाम पता है जो मैंने बताया था? नहीं पता? बहुत बढ़िया, सब अपने लिए ताली बजा लो कि हमें कुछ नहीं आता है। कितने भी तगड़े लेवल का पढ़ा दो आपको, आपको वही चीज याद करनी है जो क्या है, सरल सरल चीजें हैं जो हर कोई बच्चा लिख सकता है। वन नेशन वन कार्ड तो लिखेंगे बिल्कुल ही, ठीक है ना, जिससे क्या है सबको आसानी से मिल जाए। तो वन नेशन वन कार्ड, तो ये तो ऑलरेडी हो रहा है। समझ में आया। तो ये हमारा सजेशन नहीं हो सकता। बस हम लास्ट में वन नेशन वन कार्ड को क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रेज्ड, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड ए वन ऑफ द वंडरफुल स्कीम और प्रोजेक्ट दैट इज वन नेशन एंड वन कार्ड विच विल मिनिमाइज द डिफिशियंसीज, ठीक है, डेट जर्नली ऑकर टू द माइग्रेंट लेबर। ऐसा फुल स्टॉप करके आप छोड़ सकते हो उसको। क्लियर। से यस और नो।
क्लियर? तो सिंड्रोम किसी को याद नहीं है तो अच्छी बात है, फिर हम बताएं भी क्यों। फूड कूपन और आपकी क्या समस्या पूरी कर सकता है कि फूड कूपन अगर मान लो होगा तो मैं कह रहा हूँ रिटेल मार्केट में और ज्यादा बूम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? से यस और नो? अब केवल हम फूड कूपन की विशेषता लिख रहे हैं। बेनिफिट ऑफ फूड कूपन, क्या बेनिफिट हो सकता है? पहला बच्चों बेनिफिट होगा आपका कि इट कैन प्रोटेक्ट डाइंग रिटेल मार्केट। से यस और नो? ये कह रहे हैं कि रिटेल मार्केट जो क्या है जिसकी धज्जियां उड़ रखी हैं और कोरोना के बाद तो और ज्यादा उड़ गई हैं, तो भैया उसको जिंदा कर सकता है। से यस और नो? सोचो कितने सारे लोग पीडीएस का फायदा उठा रहे हैं और कितने सारे लोगों के पास कूपन होगा, तो एक नई जान आएगी कि नहीं आएगी इनके पास? से यस और नो? आएगी कि नहीं आएगी? रोजगार बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। करके तो देखो। दूसरा, फूड कूपन का क्या फायदा हो सकता है जल्दी बताओ? ये सेटिस्फाई कर सकता है लोगों की डाइवर्सिटी को। से यस और नो? इट कैन सेटिस्फाई द डाइवर्सिटी एज पर फूड बिहेवियर। सबका अपना अपना फूड का बिहेवियर है। से यस और नो? और उस बिहेवियर के अनुसार क्या कर सकते हैं हम अपनी डाइट को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं फूड कूपन की सहायता से। क्लियर? कोई दिक्कत फूड कूपन की? तीसरा, फूड कूपन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आएगी। भैया कितने सारे लोग देखते हैं आप सुपर चैन में लोग काम करते हैं। अब फूड जो बढ़ेगा, अप्रैल में लखनऊ में बांटे गए थे 500 के फूड कूपन, बहुत बढ़िया, फ्री में। क्लियर? तो ये हम आप क्या कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं फूड कूपन से इतना ज्यादा। यहां तक किसी कोई दिक्कत? बी के चतुर्वेदी, बी के चतुर्वेदी कमीशन के बारे में आपने सुना है, या बी के चतुर्वेदी कमेटी के बारे में आपने सुना है? किसी किसी ने सुना है, किसी किसी ने नहीं सुना है, जल्दी बताओ। बी के चतुर्वेदी सुना है? नहीं सुना तो आप सुन लो। ठीक है, प्रीलिम्स में पूछा सकता है बी के चतुर्वेदी कमेटी किससे रिलेटेड है। ठीक है ना? तो प्रीलिम्स भी मजबूत हो रहा है। 2013 में बी के चतुर्वेदी कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि जितनी भी फूड रिलेटेड स्कीम है, ऑल फूड रिलेटेड स्कीम, उनको सबमर्ज कर दो। किसमें सबमर्ज कर दो? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। क्लियर? और भारत सरकार ने ऐसा ही करा कि जितनी भी स्कीम है अब वो क्या कर दी है, एनएफएसए के अंदर आ गई है। चाहे आपका अन्नपूर्णा स्कीम हो, चाहे वीड वेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, चाहे सप्लाई फॉर फूड ग्रेन हो, चाहे इमरजेंसी फीडिंग प्रोग्राम हो, इन सब प्रोग्राम को क्या कर दिया, एक में मिला के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ला दिया। तो पूछ सकते हैं बीके चतुर्वेदी कमेटी किससे रिलेटेड है? एक आई खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड, ठीक है, खाद्य सुरक्षा और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा आएगा रेलवे से रिलेटेड। तीसरा आएगा हेल्थ से रिलेटेड। चौथा आएगा एविएशन सेक्टर से रिलेटेड। पांचवा आएगा पीपीपी से रिलेटेड। तो आप क्या लगाओगे? फूड सिक्योरिटी एंड पीडीएस। ठीक है ना? याद रखना इस चीज को। क्लियर? अब भैया इसके बाद आप फूड सिक्योरिटी या पीडीएस या एमएसपी से रिलेटेड भारतवर्ष का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? बस अब एक चीज और आपको क्या करनी है, स्कीम के नाम और उनका एक एक दो दो लाइन, जैसे कि मिड डे मील, ये सब मैंने ऑलरेडी करा रखी है आपको मेंस में, तो वहां जाके आप देख सकते हो, दोबारा नहीं कराऊंगा। मिड डे मील हो गई। एक सबला स्कीम को याद रखना, ये भी करा रखी है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आज अभी कराया। फिर उसके बाद
टारगेट पीडीएस सिस्टम करा दिया, अंत्योदय अन्न योजना करा दिया, क्लियर। फिर उसके बाद और कोई स्कीम बची, अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सब करा दिए आपको। इन सबको भी याद रखना है आपको, क्लियर। कर लोगे याद, कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद जो है इकोनॉमिक सर्वे का तड़का मारना है। पूरे भारतवर्ष में कोई भी एग्जाम लेके आ जाओ, अगर नहीं कर पाओ तो मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप भी यहीं बैठे हो, एक बार अपने टीचर को क्रॉस चेक भी कर लिया करो। समझ में आ गया? मैं तो चैलेंज देता हूँ ना आपको कि आप करो, लेके आओ क्वेश्चन, ठीक है ना। अब जैसे आज हम पढ़ रहे थे तो हमारे भाई ने पूछा एक ने कि सर ये इतना सारा क्या कहते हैं कैसे यूज करेंगे, जो हमने कमेटी पढ़ी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, से यस और नो, पढ़ी नहीं पढ़ी, लखड़वाला कमेटी, इनको यूज कैसे करेंगे? और वही पता चला कि वो क्वेश्चन बन चुका है, पता चल गया ना फिर कैसे यूज करेंगे, एक सेकंड में पता चल गया, क्लियर। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा इनको कैसे यूज करेंगे, आप क्वेश्चन लेके आओ 10 ईयर से उठा उठा के, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन होगा बिल्कुल। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप हर टॉपिक को इस तरीके से समाप्त करोगे और उसके क्वेश्चन कर लोगे, तो आप खुद सोचो अपने दिमाग से, आप लोग सब खाना खाते हो, रोटी खाते हो, कार्बोहाइड्रेट आपको भी मिल रही है, प्रोटीन आपको भी मिल रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश पीसीएस कोई बाहर से क्वेश्चन बना सकता है? खुद सोचो, क्लियर। अगर बना भी देगा तो 20 में से 2 या 3 क्वेश्चन बना सकता है जो रिसेंट के होंगे, 17 क्वेश्चन तो आपके यहीं से होंगे, से यस और नो, क्लियर। होंगे कि नहीं होंगे? अब मैं आपको जो है अपनी क्लास का वो भी बता देता हूं कि कितना हमारा पेनिट्रेशन रहा था। कि कोई बच्चे क्या करते हैं, मजाक में समझते हैं क्लास को। 2018 के बच्चे जो है मेंस दिए थे, अब 2019 के अब देंगे। तो 2018 के जो बच्चे थे उनका पेपर नंबर 1 सब बता रहा हूँ, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन डायरेक्ट जो है क्या थे, आए थे और डायरेक्ट डिस्कस करे थे। अगर आपको थोड़ी सी भी शंका हो तो यूट्यूब में ई एकेडमी में जाके आप देख सकते हो, क्लियर। पेपर नंबर 1 कोई गैस कर सकता है आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन फंसे थे? गैस देखता हूं आपकी गैस पावर कितनी है, ये भी जान लो। इसको मैंने 20 बना दिया केस स्टडी मिला के। पेपर नंबर 1 जल्दी बताओ, 18 क्वेश्चन, समझ में आया। पेपर नंबर 2 जल्दी बताओ, पेपर नंबर 2 कितने क्वेश्चन थे हमारे? पेपर नंबर 2 में कितने क्वेश्चन थे, कौन बताएगा? 19 20? 20 नहीं थे यार, 20 नहीं थे, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की वो पूछ ली थी स्कीम, वो स्कीम मैंने कराई नहीं थी। तो भैया 17 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे लगे थे। पेपर नंबर 3 बताओ, पेपर नंबर 3 में क्या हुआ था? पेपर नंबर 3 में क्या हुआ था? 19 क्वेश्चन। और पेपर नंबर 4 में बताओ, पेपर नंबर 4 में क्या हुआ था, गैस करो। पेपर नंबर 4 में क्या हुआ था? पेपर नंबर 4 में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने डिस्कस ना किया हो। इनफैक्ट जो मैं केस स्टडी बोल रहा था और वही केस स्टडी छपी भी थी, समझ में आया। और पेपर 4 को अगर आपको और भी ज्यादा क्रॉस चेक करना हो तो इंस्टा मोजो पे उस समय मैंने पेपर 4 का एक लगाया था अनसोल्ड पेपर अपनी तरफ से, कि कौन कौन से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं। देख लो, अभी भी पड़ा होगा इंस्टा मोजो पे, 100 रुपए उसका रेट था मेरे ख्याल से। उसमें मैंने 8 मॉक टेस्ट बनाए थे फुल लेंथ के, और मैंने बोला था कि इस 8 मॉक टेस्ट में जो जो मैं केस स्टडी कर रहा हूं, मतलब 8 मॉक टेस्ट में 16 केस स्टडी हुई और बाकी सारे क्वेश्चन हुए, इससे बाहर एक शब्द नहीं आएगा। आप 8 मॉक टेस्ट को अभी भी जाके देख सकते हो, 100 रुपए ही तो खर्च होंगे, डाउनलोड करके आज मिला लेना अपना उत्तर प्रदेश का पेपर। 20 के 20 क्वेश्चन आपको ऐसे रखे मिले थे, समझ में आया। दिस इज पेनिट्रेशन ऑफ मुकेश कुमार सिंह, समझ में आ गया। इसीलिए आपको फोर्स कर रहा हूं कि लगे सट्टे, जो 11 अक्टूबर को एग्जाम में टाइम मिला है, एक बार पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 कर लो, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 अक्टूबर के बाद जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा और फिर आप प्रीलिम्स के बाद तैयारी करोगे, केवल 76 दिन मिल रहे हैं, 76 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, समझ में आ गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बार आ जाओ। ये 18 का है,
19 का पेपर तो अभी हुआ भी नहीं है और आप तो 20 वाले हो। क्लियर है? इस चीज को आप समझो, लेकिन आप लोग समझने के तैयार नहीं हो। आज आए, 3 दिन नहीं आए, फिर 4 दिन नहीं आए, फिर 5 दिन नहीं आए, फिर क्या करोगे? सिटीजन चार्टर एक्ट ओवर हो गया है सर मेरा। थैंक यू वेरी मच, अच्छी बात है तो बहुत। क्लियर? तो देखो देखो, हमें याद रखना किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अगर आप इस समय मेंस की अति कर रहे हो तो बुरी है, लेकिन कछुए की चाल से चुपचाप चुपचाप क्या करो, मेंस की क्लास में बैठ जाओ। अब बैठ के आपको आज फूड सिक्योरिटी के बारे में पता चल गया, पीडीएस के बारे में पता चल गया, पॉवर्टी के बारे में पता चल गया। ऐसी कछुए की चाल में धीरे धीरे करते रहो। पेपर 3, कछुए की चाल में पेपर 4 जो आपके कौन करा रहे हैं, सुमित सर करा रहे हैं। कछुए की चाल से चुपचाप उनका करते रहो पेपर 4। कछुए की चाल से जो है ओपी सर जो करा रहे हैं उनका करते रहो। कछुए की चाल से धनंजय सर जो करा रहे हैं उनका करते रहो। कछुए की चाल से थापा सर जो करा रहे हैं उनका करते रहो। क्या मेरी बात समझ रहे हो ना? और आपको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप अच्छी अच्छी चीजें लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। फिर मैं दोबारा आऊंगा पेपर 4 पढ़ाने, फिर आपको खींचूंगा। फिर दोबारा आऊंगा पेपर 1 पेपर 2 लेके, 3 लेके, फिर आपको खींचूंगा। तो आपको क्या हो जाएगा? सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? क्लियर है? लेकिन इसके लिए मुझे आपका कंटिन्यूअस सपोर्ट चाहिए, और वो कंटिन्यूअस सपोर्ट जो है, जो एक जो है बच्चे हैं वही क्या है, प्लस माइनस हो रहे हैं। बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, समझ नहीं रहे इस बात को। जैसे उस दिन एक बच्चे को समझाया था, भैया प्रीलिम्स का कोर्स 2020 कर लो, वो बच्चा उस दिन से आया ही नहीं। उसको ऐसा लगा कि इस मास्टर ने मुझसे ऐसा क्या बोल दिया कि भैया क्यों मैं प्रीलिम्स 2020 देखूं। मैंने तो आज एडमिशन लिया, मैं तो आज लाइव क्लास देखूंगी। तो भैया देख ले प्रीलिम बूस्टर, फिर मत कहना कि प्रीलिम बूस्टर करके क्वेश्चन नहीं फंसे। सीरियस और नो? तो मैं तो अपनी ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि आपको प्रीलिम 2020 करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या है, फायदा होगा। मैं आपको धोखे में क्यों रखूं कि करंट रनिंग कोर्स देख लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन बच्चे समझते नहीं है, पेपर वाले दिन बच्चे को सबको समझ में आएगा। यादव जी ने कुछ क्वेश्चन लगाए। यादव जी फोटो सीधा खींचो, टेढ़ा मत खींचो। फोटो सीधा खींचो एक बार, ये तिरछा आया है। सीधा फोटो खींच के बनाओ, तब तक हम देखने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है। भैया किसी क्वेश्चन दिखे तो बताना। व्हाट आर द रीजन फॉर द, वो तो कोई और क्वेश्चन है अपना। फूड सिक्योरिटी का कौन सा क्वेश्चन है? द मीनिंग ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं है अपना क्वेश्चन। सुरक्षा बिल, ये है हमारा क्वेश्चन आज के टॉपिक का। फूड सिक्योरिटी बिल इज एक्सपेक्टेड टू एलिमिनेट hunger and malnutrition in India. Critically discuss various apprehension in its affecting irregularity against with the it has guaranteed WTO। बहुत सही। इस क्वेश्चन को सीधा करो, जल्दी सीधा करो, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार भाई सीधा कर दो यार इस क्वेश्चन को। यादव जी यही वाला क्वेश्चन है ना? अरे आप लोग तो अपना मोबाइल टेढ़ा कर लेते होगे, लेकिन मैं अपना लैपटॉप टेढ़ा नहीं कर सकता ना। ठीक है ना? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में 3-4 आयाम है। ठीक है? जब तक सीधा नहीं आता क्वेश्चन, टेढ़े टेढ़े से हमें क्या दिख रहा है? पहला हमें दिख रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, से यस और नो। दूसरा हमें मोटा मोटा दिख रहा है इसमें डब्ल्यूटीओ का एंगल, से यस और नो। और तीसरा हमें एंगल देखना है कि क्रिटिकली डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे कॉपी में जो रफ पेज होता है वहां पे पहुंचना है। हर किसी के 2-2 3-3 पॉइंट बनाओ, 7 पॉइंट ले लो कहीं से, आपका आंसर बन जाएगा। क्या मैंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आपको बता रखा है कितने परसेंट ग्रामीण कवर होंगे, कितने परसेंट अर्बन कवर होंगे, इसमें क्या क्या अनाज बिकता है। पहली बात राइट बेस्ड अप्रोच आई, से यस और नो। पहले क्या था, इसको हम एज ए फिलेंट्रॉफी या एक एज ए दान के स्वरूप में मानते थे, से यस और नो। Food security bill is expected to eliminate hunger and malnutrition in India. Critically discuss the various apprehension in the effective implementation along with the concern in the generated in the WTO। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो अभी 10 नंबर में आया 200 वर्ड। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी बिल को आपको समझाना है, ठीक है?
फूड इनरोल नहीं किया तो मैसेज नहीं मिला, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, क्लियर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले फूड सिक्योरिटी जो बिल है उसके आपको समझाना है किसका रूरल और अर्बन में क्या कवरेज होता है, इसमें क्या क्या मिल रहा है और कितने रुपए का मिल रहा है, ठीक है, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, याद आ रहा है, से यस और नो। फिर उसके बाद जो है आपको क्या दिखाना है कि जो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये पहली बार किसकी बात कर रहा है बच्चों, राइट वेज की बात कर रहा है, से यस और नो। इससे पहले हम क्या समझते थे इनको, एज ए फिलेंट्रॉफी या एज ए दान स्वरूप मानते थे, लेकिन अब ये क्या हो गया, राइट हो गया है, सी यस और नो। और राइट हो गया है तो इससे पहले जो मैंने आपको पिटकुल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बताया था उस वर्डिक्ट को छाप देना है। समझ में आया। फूड सिक्योरिटी क्या है हमारा, फंडामेंटल क्या है, राइट नहीं है, ये क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, समझ में आया। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो हर आदमी की जिम्मेदारी है कि उसको खाना मिले, और हर आदमी की जिम्मेदारी को खाना मिले तो भारत सरकार कैसे करेगी कि सबको फूड फॉर ऑल करेगी, और फूड फॉर ऑल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे ज्यादा होगा कि किसानों को क्या करे, एमएसपी दे, किसानों को क्या दे, सब्सिडी दे, सही है सर नो। और किसानों को एमएसपी और सब्सिडी देंगे तो डब्ल्यूटीओ बीच में आ जाएगा कि भैया आप किसानों को इतना ज्यादा फायदा क्यों दे रहे हो, तो अगेन फिर हम कहां पे आ जाएंगे, डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी के बॉक्स में, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, सेयस और नो। तो अंबर बॉक्स में मामला अटक जाएगा, लेकिन फिर हमें क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि नहीं ये तो भैया फूड सिक्योरिटी का मामला है, ये तो गरीबी का मामला है, तो हमें इसमें क्या दिखाना पड़ेगा, पीस क्लॉज दिखाना पड़ेगा, सेयस और नो, सब कुछ पढ़ा रखा है। पीस क्लॉज दिखाना पड़ेगा कि अनलिमिटेड अनडेफिनेट टाइम तक इंडिया को क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा कि भैया आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि आप फूड सिक्योरिटी के नाम पे कितना भी अनाज बांटो, कितनी भी सब्सिडी दो, हम इसमें क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्या मेरे को आप समझ पा रहे हो, से यस और नो। सब मैंने प्रीलिम्स की क्लास में बता रखा है क्वेश्चन, समझ में आया। तो आपको इस तरीके से समझाना पड़ेगा कि क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, डब्ल्यूटीओ कैसे हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये बहुत ही क्या है, सरल टाइप का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, क्लियर। फिर उसके बाद जो है हमें क्रिटिकली डिस्कस करना है कि इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए हमें क्या है, डब्ल्यूटीओ को समझाना पड़ेगा, और हमने ऑलरेडी समझा भी दिया है। ये क्वेश्चन कौन सी सन में पूछा है पता नहीं, ये मेरे ख्याल से थोड़ा लेट क्वेश्चन पूछा होगा, क्योंकि अब तो हमारे पास सब कुछ हमने ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक है। फिर इसमें हम थोड़ा बहुत नैरोबी राउंड और थोड़ा बहुत दोहा राउंड का दे सकते हैं, या हम इसमें स्टैंडर्ड सेफ गार्ड मैकेनिज्म एसएसएम का नाम दे सकते हैं। 2013 का क्वेश्चन है ना, आज 2020 चल रहा है, तो ये 2013 में ही आया था हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, 2013 में ही आया था, तभी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, क्लियर। तो लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आई थी भारत सरकार ने उसे सॉल्व ऑलरेडी कर चुकी है, तो हमारे पास सॉल्यूशन पक्का पक्का आ गया, पीस क्लॉज, समझ में आ गया, से यस और नो। फिर उसके बाद हमें इसको इंप्लीमेंटेशन कराने के बाद हमें अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इसको भी इंप्लीमेंटेशन कराना पड़ेगा, और इसको इंप्लीमेंटेशन कराना पड़ेगा तो फिर से वही प्रॉब्लम होगी, किसकी, बोगस बेनिफिशियरी की, करप्शन की, इरेगुलरिटी की, अकाउंटेबिलिटी की, से यस और नो, से यस और नो। और फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर वही सॉल्यूशन, वही येलो कार्ड, फूड कूपन, ये सब क्या होंगे, ज्यादा फायदेमंद होंगे, से यस और नो, क्लियर। तो यानी कि फूड सिक्योरिटी बिल में जब तक फूड कूपन नहीं आ रहा है, इरेगुलरिटी है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ये भी जो है आपकी हंगर और माल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट नहीं कर सकता है। पहली लाइन पढ़ रहे हो क्वेश्चन की, क्या है, फूड सिक्योरिटी बिल इज एक्सपेक्टेड टू एलिमिनेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, तो आप लिखोगे कि इट कैन ओनली एलिमिनेट व्हेन वी कैन efficiently implement national food security bill, there should not be any irregularity, there should not be any क्या, करप्शन, समझ में आया। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं, क्लियर है, हंगर को भी और माल न्यूट्रिशन को भी। सर एक बार डब्ल्यूटीओ का पॉइंट रिपीट कर दीजिए, कनिका जी प्रीलिम्स की क्लास कंप्लीट हो गई है आपकी। डब्ल्यूटीओ क्या कहता है, डब्ल्यूटीओ क्या कहता है, नहीं हुई है, वही तो दिक्कत है, कब पूरी होगी आपको ये बताओ, रोज दिन निकलते जा रहे हैं, कब कब पूरा करोगे इसको। डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है
वो अपने प्रोडक्शन का 5% और डेवलपिंग कंट्री जो है वो 10% सब्सिडी दे सकती है। इससे ज्यादा कोई भी सब्सिडी देगा तो उसका सब्सिडी का ब्रीच होगा। से यस और नो? भारत में गरीब लोग कितने हैं? बहुत ज्यादा। से यस और नो? इनको फ्री में राशन देना है, तो वो राशन कहां से आएगा? जब आप एमएसपी अच्छा दोगे, किसानों को सब्सिडी दोगे, तभी तो वो उगाएंगे। और किसानों को सब्सिडी जब भी दोगे तो डब्ल्यूटीओ विरोध करेगा, 10% का ब्रीच आउट होगा। डब्ल्यूटीओ बोलेगा ना, डब्ल्यूटीओ छोड़ो, चाइना नहीं छोड़ेगा। समझ में आया कि भैया क्यों आप एक्सेस सब्सिडी दे रहे हो? जबकि हम सब्सिडी किसके लिए दे रहे हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए दे रहे हैं कि सबका पेट भरे, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जबरदस्ती ये करेंगे, हमें परेशान करेंगे। क्लियर? फिर हम इसका सोल्यूशन क्या लेके आए? पीस क्लॉज लेके आए। पीस क्लॉज का मतलब भारत को अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या मिल गई है? रिलैक्सेशन मिल गई है कि केवल, सब में नहीं मिली है, केवल इसलिए मिली है कि अगर आप इसका यूज फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो तो आप दे सकते हो। ये इसलिए नहीं कि फूड सिक्योरिटी के नाम पे आपने अनाज उगाया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया ना, तब तो डब्ल्यूटीओ पकड़ लेगा। आपको अपने देश के अंदर ही क्या करनी है? भुखमरी को खत्म करना है। समझ में आया? क्लियर? दो 2018 का क्वेश्चन पूछा है भैया, ये आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस का है। ये ऐसा कह रहे हैं, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, बट रिफॉर्म रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी एक्सप्लेन। अब बताओ ईमानदारी से, ये क्वेश्चन आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अगर थोड़ा दिमाग लगा लोगे ना तो इसमें 12 में से 8 नंबर तक आप खींच सकते हो। 8 नंबर तक। पहला प्रोविजन करना है 2013 का, सारा प्रोविजन बताया मैंने। 6,000 रुपए भी मिलते हैं इसमें, मिलते नहीं मिलते? बताया नहीं बताया मैंने? सारे कंपोनेंट समझाए आपको। पहले कंपोनेंट समझा दो पहला पार्ट में, दूसरे पार्ट में समझाओ रिफॉर्म फूड सिक्योरिटी के लिए। अभी दुनिया भर के रिफॉर्म ही तो करे हमने, क्या दिक्कत है इसमें? क्लियर? और इसमें ये जरूर जोड़ देना लास्ट में, देर इज ए नीड फॉर किसका? फूड सिक्योरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 3.0 वाला काम करना पड़ेगा। समझ में आया? थर्ड जनरेशन अप्रोच करनी पड़ेगी। याद आ रही थर्ड जनरेशन अप्रोच? क्या अब हमें किस पे काम करना पड़ेगा? क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर पे काम करना पड़ेगा, हमें सस्टेनेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। तब जाके हम क्या करेंगे? फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाएंगे। पका पकाया क्वेश्चन मिल गया आपको। तो भैया जिसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है, और रोहित भैया को वो अपना आंसर लिख के दे सकता है। टेक्नोलॉजी विच डज नॉट हैव इमीडिएट बेनिफिट इंडिया शुड नॉट फॉलो पुअर कंट्री सिंड्रोम। ताली बजा दो भैया बहुत तगड़ी तरीके से। ये मैंने आपको बताया था। समझ में आया कि जिस टेक्नोलॉजी को हमें इमीडिएट बेनिफिट नहीं दिखते हैं उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, ये पुअर कंट्री सिंड्रोम होता है। समझ में आ गया? या करते हैं तो फिर भैया विपक्ष खींच लेता है हमें। फूड कूपन क्यों नहीं ला पा रहे? क्योंकि हम पता नहीं कि इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। बुलेट ट्रेन के लिए कितना खींचतान हुई थी नहीं हुई थी कि बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हो, गरीब को खाना नहीं मिल रहा। तो जिस टेक्नोलॉजी का हमें लग नहीं रहा कि नियर फ्यूचर में फायदा है, उसको वी शुड नॉट अडॉप्ट और वी शुड नॉट फॉलो। ऐसा होता है पुअर कंट्री सिंड्रोम, जबकि ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो भैया अब आप समझ लो, देखो ये बच्चे नितिन ने भी पढ़ा है, इसको याद है। मैं बता रहा हूं, मैंने आपको सारी चीज पढ़ा रखी होंगी पेपर के टाइम पे। बस ये है, कोई वहां पे हनुमान जी बन जाएगा जिसको अपनी शक्तियां भूल जाएगा, और जो हनुमान जी नहीं बनेगा जिसको अपनी सारी शक्तियां याद रहेंगी, वो खेल के रैंक ले भी आएगा। ठीक है? और वो ले भी आएगा, आप उसका नाम भी अखबार में पढ़ लोगे। और जो भटक रहा है वो उसे भटकने दो। हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं? सॉरी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? कि जिसको भटकना है वो भटके, जिसको नहीं भटकना नट नहीं भटके। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सबको अपना अपना है। भैया सभी लोग अगर बन जाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा? समझ में आया? प्रॉब्लम तो रहनी चाहिए, तभी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। आज मैंने सिखाया ना आपको कि पुअर लोग क्या है? क्लाइंट है। समझ में आया? तो आप लोग क्या हो? क्लाइंट हो। अगर आपका सिलेक्शन हो गया पढ़ के तो फिर क्लाइंट खत्म हो जाएंगे, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे चलेंगे? तो आप तो सहायता कर रहे हो उन लोगों की ना पढ़ के। समझ में आया? क्लियर? तो इसी के साथ जो है हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। सभी से आग्रह करूंगा जो स्पेशल क्लास में आते हैं वो प्लस क्लास में भी आए। रेफरल कोड बहुत आसान है, MKS लाइव।
ठीक है, MKS लाइव रेफरल कोड है मेरा, आप इसको यूज करें और आप जो है सारे कोर्स में आप मेरे बैठ सकते हो। 12 महीने या 24 महीने के लिए ज्वाइन करो। 12 महीने की फीस मात्र 6300 रुपए है, 24 महीने की फीस मात्र जो है 7560 रुपए है। इस 6300 रुपए की फीस में पूरा आपको प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा। क्लियर, मेरे द्वारा आपको पूरा प्रीलिम्स मिलेगा, मेंस भी पूरा मेरे द्वारा मिलेगा, GS 1 2 3 4, प्रीलिम्स की पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी। मेंस में आपको क्या कहते हैं, एक ऑप्शनल भी लिखना पड़ता है, तो सोशोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाऊंगा, इसकी भी आंसर राइटिंग कंप्लीट मिलेगी, इंटरव्यू की क्लास भी मिलेगी, सब कुछ कंप्लीट मिलेगी। अब आप इन सबको जोड़ लो, सबके नोट्स भी मिलेंगे आपको कंप्लीट, और आपको इसको मैच भी कर सकते हो। आप देख लो कि 6300 रुपए में मिलते हैं इतनी सारी चीजें की नहीं मिलती है। 6300 रुपए में टेस्ट सीरीज भी नहीं मिल रही आज की तारीख में, एक ऑप्शनल भी नहीं मिल रहा, यहाँ पे सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया प्लस में आ जाओ, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। MKS लाइव रेफरल कोड है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब आप जा सकते हो, कल सुबह 9:30 बजे प्रकट हो जाना। 9:30 से 11:30 टेस्ट है, चाहे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हो चाहे ना हो, ठीक है ना। और अपने सारे दोस्तों को लाने की कोशिश करना इस टेस्ट में। क्लियर, सबका मैंने स्कोर बता दिया है, सबका टारगेट बता दिया है, और मैं चाहता हूं सबको अपना अपना टारगेट क्या करे, पूरी ईमानदारी से पूरा करे। क्लियर, बहुत मेहनत करनी है। द वे यू कनेक्टेड थिंग इज द इन द आंसर आर मोटिवेशनल एज वेल एज इंटेंट। खतरनाक। चलो भैया, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।